नॉर्मली इन सब्जेक्ट्स को आम एक स्टूडेंट कितना टाइम लगाता है? बिकॉज मैं 7th के बाद शुरू किया तो इट्स इक्विवेलेंट टू 11th ग्रेड, तो 4 इयर्स का टाइम होता है। मतलब आपने 4 ईयर को स्क्वीज करके 1 साल में कवर किया। पेरेंट्स का रोल है, पेरेंट्स का बहुत रोल है इसके अंदर। एम ऑफ लाइफ क्या है आगे? एम ऑफ लाइफ एक नहीं है, बहुत है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर लेते हैं। ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आई होंगी। जब तक मेरे आर्टिकल स्टार्ट नहीं होते तब तक मेरे पास एंड्रॉयड टच मोबाइल भी नहीं था। लक और हार्डवर्क, आपकी सक्सेस में इन दोनों में से ज्यादा रोल किसका? आई वुड से बोथ। जिंदगी में डीमोटिवेट किया किसी ने? काफी होते हैं। कभी कभी मुझे डीएम्स में बहुत हार्श मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो सीए में बिकॉज फेलियर रेशो होता है बहुत ज्यादा। क्या देखती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में हमें क्या करना चाहिए? सम पीपल थिंक अच्छा शादी हो जानी है इसकी, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। कुछ समझते हैं कि शायद मैंने फर्स्ट को में पेपर पास कर लिए, नहीं, मेरे 2 पेपर फेल भी हुए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान की एक छोटी सी बच्ची, एक इंटेलिजेंट लड़की से, जिसका नाम है हुरिया बतूल। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट देखी होगी जिसमें आपने ये देखा होगा कि एक ऐसी छोटी सी बच्ची है जिसने सिर्फ और सिर्फ 19 साल की उम्र में, नॉर्मली इस एज में हमारे बच्चे जो है वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट का एग्जाम पास करते हैं। इस बच्ची ने 19 साल की उम्र में दुनिया का मुश्किल तरीन एग्जाम जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA जिसको कहते हैं, वो एग्जाम पास किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हुआ, जो कि एक ऐसे रिकॉर्ड बुक है जिसमें पूरी दुनिया में से जो कोई हैरानी वाला काम करता है तो उसका नाम उस जो है वो रिकॉर्ड बुक में डाला जाता है। और उन लोगों का नाम होता है जो इससे पहले जो है वो इससे कम टाइम पे पास एग्जाम ना हुआ हो। इनसे पहले ये जो रिकॉर्ड है वो इंडिया के पास था और इस बच्ची ने पाकिस्तान के लिए ये रिकॉर्ड जो है वो विन किया। और एक और चीज मैं ऐड करता जाऊं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 साल की एज में A लेवल्स का एग्जाम पास किया। और याद रखें कि 14 साल की एज में नॉर्मली बच्चे 6ठी-7वीं क्लास में होते हैं। तो मैं आई एम कम टूवर्ड्स माय होस्ट। हुरिया, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट से, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद से, स्ट्रगल से, फोकस से, मोटिवेशन से ये सारा काम किया। मैं जानना चाहूँगा, आई एम वेरी एंशियस कि मुझे पता चले कि कंप्लीट स्टोरी क्या है एक इतनी छोटी एज में, जबकि नॉर्मली बच्चे जो हैं वो, मैं तो कहूँगा कि लड़कियां जो वो गुड़ियों से खेल रही होती है, तो आपने मतलब हाउ यू हैव डन दिस? कैसे एक बच्चा जो है वो 19 साल की एज में इतना बड़ा एग्जाम पास कर सकता है? प्लीज कंप्लीट स्टोरी बताइएगा। कंप्लीट स्टोरी मेरी कुछ ऐसी है कि मैंने नॉर्मल जिस तरह से बाकी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैंने 3 साल की उम्र में मैंने अपना स्कूल ज्वाइन किया था, जब पढ़ना शुरू किया था। तो मैंने अपनी स्कूलिंग की थी टिल 7th ग्रेड। 7th ग्रेड में जब मैं थी तो मेरी उम्र 12 साल थी, और आई थिंक कि यही उम्र होती है जब आप 7th ग्रेड में होते हो। तो जब मैंने अपना 7th ग्रेड कंप्लीट किया बैक इन मार्च 2009, आई रिमेम्बर। अच्छा, तो माय फादर वांटेड कि मैं O लेवल्स और A लेवल्स करूं, बिकॉज वो शुरू से ही वाज टीचर, तो वो पढ़ाते थे। तो उनका ये ख्वाहिश थी कि मैं कैम्ब्रिज सिस्टम ही करूं। तो बिकॉज मैं जिस स्कूल में पढ़ रही थी वो कैम्ब्रिज नहीं ऑफर करता था, तो मैंने अपना स्कूल छोड़ा इन 7th ग्रेड, बिकॉज 8th में बोर्ड एग्जाम थे, तो आई हैड टू लीव माई स्कूल। तो उसके बाद मैंने लेफ्ट, तो मेरे फादर की एकेडमी थी, वो मुझे अपनी एकेडमी ले गए। ही यूज्ड टू टीच मैथ्स। तो उन्होंने कहा कि जब तक हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, तब तक तुम पढ़ना शुरू करो। उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वी वर लुकिंग कि अच्छा बीकन हाउस या LGS या कहीं पे एडमिशन ले, फीसेस वर टू हाई, और आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल एवरेज फैमिली, तो फीसेस काफ़ी हाई थी। तो माय फादर वाज लाइक अच्छा देखते हैं हम कहाँ किस तरीके से स्कूलिंग जो है वो करानी है। सो देयर वाज अ टीचर जो कि मेरे पापा के साथ ही पढ़ाते थे इन एकेडमी, एंड ही वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज। तो उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि यार स्कूल्स रहने देते हैं, हम इसको ना प्राइवेटली तुम अपेयर करवा लो इन O लेवल्स, और बजाय इसके कि हम 4 साल इसके लगाए इन O लेवल्स, तो हम इसको जल्दी करवा देते हैं। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं दूसरे रूम में बैठी थी एकेडमी के, और पापा और जो सर नवाज थे, ही वाज डिस्कसिंग इट इन अनदर रूम। तो मेरे पापा आए, मेरे पापा ने मुझे आके कहा कि हुरिया, इट वाज समवेयर इन अप्रैल और मई, आई रिमेंबर। तो पापा ने कहा कि हुरिया नवंबर में ना तुम 4 पेपर्स में ना O लेवल्स के अपियर हो जाओ। एंड आई सेड ओके ठीक है। तो मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा O लेवल्स है क्या, करता क्या। मैंने कहा ठीक है, कर लूँगी।
उसके बाद खैर मैंने स्टार्ट किया ओ लेवल्स। खैर उसकी स्टोरी तो मैं बाद में बताऊंगी, बट जस्ट कि मैं आपको ब्रीफ जर्नी बताऊं। सो नवंबर में मैंने 4 एग्जाम्स दिए ओ लेवल्स के, और नेक्स्ट जून अटेम्प्ट में जून 2010 में मैंने बाकी 6 सब्जेक्ट्स देख के, तो लाइक विद द टोटल 10 सब्जेक्ट्स मैंने 2010 में कंप्लीट कर लिया था अपना। और ये कितने मंथ में आपने 10 सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए? ऑलमोस्ट अ ईयर और लेस मे बी। ओ माय गॉड, मतलब नॉर्मली इन सब्जेक्ट्स को आम एक स्टूडेंट कितना टाइम लगाता है? बिकॉज मैं 7th के बाद शुरू किया, तो इट्स इक्विवेलेंट टू 11th ग्रेड, तो 4 इयर्स का टाइम होता है, जो पूरा 8, 9, 10 एंड 11th। ओ माय गॉड, मतलब आपने 4 ईयर को स्क्वीज करके 1 साल में कवर किया। वाओ, अमेजिंग। मतलब हाउ यू हैव डन दैट? इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इसमें आपको तो पता भी नहीं था, तो मुझे जो लग रहा है, मुझे जो फील आ रही है वो ये है कि पेरेंट्स का रोल है यहाँ पे। पेरेंट्स का बहुत रोल है इसके अंदर। और आई वुड से कि हाँ, मेरे फादर की गाइडेंस थी। और देन अगेन कि एक हम देखते हैं ना कि जब हमें एक चीज़ का पता होता है, जैसे हम अक्सर कार्टून्स में देखते हैं कि जब वो एक खाई को देखता है तो फिर वो गिरता है। तो जब हमें पता ही नहीं, उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था, तो मुझे उस टाइम पे डर भी नहीं था कि ये मैं क्या कर रही हूँ। वो शायद मुझे अब रियलाइज होता है, बिकॉज उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं कितनी छोटी हूँ। लेकिन अब जब मैं एक 12 साल की या 13 साल की बच्ची को देखती हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, मैं उस टाइम पे शायद काफी छोटी थी जब मैंने किया था, और उस टाइम पे मुझे नहीं लगता था, और शायद यही वजह थी कि मुझे उस तरह मुश्किल भी नहीं लगता। हाँ, अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें ये है कि जो पेरेंट्स हैं, अगर वो बच्चे की क्वालिटीज को जानते हैं तो वो उसको सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज किए लोगों के, प्रॉब्लम ही ये चल रहा है कि हम बच्चों को, आप जिस लेवल पे यकीन करें, मैं आई एम अ फादर, मैं भी इतना डीपली अपने बच्चे को नहीं जानता जितना डीपली आपके फादर ने आपको जाना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने आपको, आपका ट्रैक जो है आपने आपकी as according to your taste and nature and as per your abilities, उन्होंने वो डिसाइड किया कि ये बच्चा जो है ये इस तरफ जाना चाहिए। that's very important. Okay, please continue. Next. अच्छा, so it was 2010 जून अटेम्प्ट, जिसमें मैंने अपना O levels क्लियर किया। तो द रिजल्ट केम गुड, तो मेरे फादर ने कहा कि ठीक है, बस नेक्स्ट ईयर फिर A levels में अपियर हो जाओ। तो A levels में लाइक 2 साल होते हैं, AS एंड A levels, बट मैंने डायरेक्टली कंप्लीट A levels नेक्स्ट ईयर। मैं अपियर हो गई A levels में भी। सो मैंने 14 इयर्स की थी जब मैंने अपना A levels भी कंप्लीट। मैं फिर इस चीज के बारे में थोड़ा सा वरी हो रहा हूँ कि मतलब नॉर्मली कितने, इस मतलब एक आम बच्चा करे जो आपने 14 ईयर में कंप्लीट किया A levels, आम बच्चे को कितना टाइम लग जाता है? नॉर्मली आई थिंक 18-19 साल। ओह माय गॉड, मतलब आपने 5 ईयर स्किप कर दिए यहाँ पे। हाँ, सो लाइक 5 इयर्स जो मैंने, like 4 years in O levels and 2 years, so 6 years की स्टडी मैंने 2 years में कंप्लीट करी, तो ऑलमोस्ट 4 years मैंने सेव कर ली। तो मैं 14 साल की थी, नॉर्मली 18 साल या 19 साल। अमेजिंग। और इसमें ये होता है कि अगर हम कहें ना कि आम स्टडी है, उसके लिए चले 2 मिनट के लिए बंदा मान भी जाता है, लेकिन आपने जो मुश्किल तरीन एग्जाम है वो आपने किया है। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को मैं आपको अपनी थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि जब मैंने इंटर किया तो मैंने कुछ दिन पिफा और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्लासेस लेने का मुझे शौक हुआ। तो मैंने जब जाके वो क्लासेस ली, तो कुछ दिन मैंने जब क्लासेस, बिकॉज मैंने आईकॉम जस्ट किया हुआ था, सिंपल आईकॉम, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा, अकाउंटेंसी पढ़ी हुई थी, तो 71% मेरे मार्क्स थे। तो मैंने जब ये शुरू किया तो कुछ दिन मैंने, जब मुझे टफ लगा ना, तो मैंने अपने दोस्त से मशवरा किया जो कि ऑलरेडी ही वाज डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैंने उससे जाके मशवरा किया, तो मैंने उसे कहा कि यार मेरे जो बड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स लग रहे हैं, तो उसने कहा यार बात सुनो, ग्राउंड के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम है कि तुम ग्राउंड के बाहर देख के मैच के देखो, मतलब कि यार तुमसे नहीं होना। मैंने उसे अपने प्रॉब्लम्स बताए ना, मैंने कहा यार समझ नहीं आती, नींद आनी शुरू हो जाती है, और मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, तो मैं कैसे करूंगा। मैं अपनी एग्जाम्पल इसलिए आपको दी है कि आम सब्जेक्ट बंदा पढ़ रहा हो ना, वो कहता है ठीक है, लेकिन जो आपने किया वो दैट इज नोन एज द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड, और आप उसमें भी ईयर्स को स्किप कर रही हैं विद योर डेडिकेशन, विद योर फोकस, विद योर गाइडेंस। और अभी तक जो मैंने यहाँ तक जो चीज ढूंढी है वो यही है कि आपके पेरेंट्स का आपको फोकस्ड करने में बहुत ज्यादा रोल था। मैं नाज़रीन के पेरेंट्स को एडमायर करता हूँ, मेरा सल्यूट है ऐसे पेरेंट्स को जो इस दौर में भी जो आप अपने बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट।
ओके, कंटिन्यू प्लीज। So after A levels मैंने अपना CS स्टार्ट कर दिया था। So मेरी जून अटेम्प्ट थी, जून 2011 माशाल्लाह। जब मैंने अपना A levels कंप्लीट किया। So in 2012 मैंने उसके बाद ही फौरन मैंने अपना CS स्टार्ट कर दिया था। So 2012 में मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी और 2016 में मेरी आखिरी अटेम्प्ट थी। Oh my God! In 4 years, less than 4 years, you completed that. You just crashed it. Amazing, amazing. So अब मुझे ये बताएं कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कैसे पहुंचे आप तक? अच्छा, सो द प्रोसेस इज कि आपने अप्लाई करना होता है फॉर गिनीज रिकॉर्ड। ओह, ओके ओके ओके। सो मैंने इसको पहले कभी अप्लाई नहीं किया था और ये टाइटल भी इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। ओह वाओ, सो यू आर द फर्स्ट वन। इससे पहले वो नंदिनी का था ना, हाँ नंदिनी। सो द थिंग इज कि पहले जब हमने टाइटल क्रिएट करवाना होता तो वो आप पहले एक टाइटल सजेस्ट करते हो कि दिस इज द टाइटल कि हम क्रिएट करवाना चाहते हैं कि आइदर दिस इज एलिजिबल फॉर गिनीज रिकॉर्ड और नॉट। वेरी गुड। फिर वो उसमें टाइम लेते हैं, वो अपना पूरी उनकी प्रोसेस होता है। फिर वो पहले टाइटल अप्रूव करते हैं कि वेदर और नॉट दिस टाइटल इज अप्रूव। फिर वो टाइटल अप्रूव होने के बाद फिर वो करते हैं अब आपने ये ब्रेक किया है कि नहीं किया, फिर उनका एक पूरा एक दूसरा प्रोसेस होता है। ओके। सो उस टाइम पे कि टाइटल एग्जिस्ट नहीं करता था ना मैंने क्रिएट करवाया कभी, क्योंकि मैं इसको ऑनेस्टली मैं एक पर्सनल अचीवमेंट समझती थी ना, मैं इसको ज्यादा बताती थी। आपके नॉलेज में ये नहीं था कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है? था, मैंने आई न्यू कि मैं छोटी हूँ, बट ये नहीं था कि अच्छा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्या एलिजिबल है नहीं है। अमेजिंग। ओके। मैंने फिर उसको मैं वैसे भी अपनी पर्सनल अचीवमेंट समझती थी, मैं नहीं समझती थी कि ये गिनीज रिकॉर्ड एलिजिबल है या नहीं। ओके। सो इन सितंबर आई रिमेंबर कि वन ऑफ माय रिलेटिव दे शेयर्ड दिस न्यूज़ कि देयर इज एन इंडियन गर्ल, उसने जो है ये रिकॉर्ड बनाया फॉर द चार्टर्ड। और उसने किस एज तक बनाया था? सो देयर वाज जस्ट अ डिफरेंस ऑफ 100 days। Oh my God! You have completed in the less than 100 days. Yes. Than Nandini. Yes. Oh, amazing. Wow. Okay. तो सितंबर में फिर जब मुझे वो न्यूज़ मिली तो मैंने कैलकुलेट किया कि मेरी एज कितनी थी, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी एज इससे कम थी। तो मैं अपने हस्बैंड को मैंने बताया, मैंने कहा शुड आई अप्लाई फॉर दिस रिकॉर्ड, तो ही सेड डेफिनेटली, क्यों नहीं। तो मैंने फिर वो रिकॉर्ड के ब्रेक करने के लिए अप्लाई कर दिया। वाओ। देन इट टुक 3 months। इसमें उन्होंने अपना पहले देखा कि वेदर और नॉट आई एम एलिजिबल फॉर दिस। फिर उन्होंने उनकी पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन होती है एंड एवरीथिंग, बैक एंड फॉरथ कम्युनिकेशन होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। And then back in January, अभी last month, they finally approved it. Wow, that's great. Okay, हुरिया, अच्छा हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमने कभी ऐसा अवार्ड देखा भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता ना कभी इसके बारे में पढ़ा है। अब तो हमारी मतलब पाकिस्तान की एक बेटी ने इतना बड़ा जो रिकॉर्ड लगाया तो हमें आज हमारे सामने भी है, तो हमें पूछ लेना चाहिए कि इसको सिर्फ वो रिकॉग्नाइज ही करते हैं, सिर्फ नाम आपका उस लिस्ट में डाला उन्होंने, या कोई प्राइज वगैरह भी इसका होता है या इसकी कोई सेरेमनी भी होती है? काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, इसका सिर्फ रिकग्निशन ही होती है, कोई प्राइज नहीं होता। सेरेमनी आई थिंक इनका बिकॉज गिनीज के पाकिस्तान में ऐसे सेटअप नहीं है, तो उसकी क्योंकि अवार्ड नहीं है यहाँ पे, सीधी बात है। क्योंकि इसीलिए बट ट्रू कि पाकिस्तान में बिकॉज मैंने जब इसके लिए अप्लाई किया था तो मैंने बहुत गूगल पे सर्च करी थी कि मुझे थोड़ा प्रोसेस के बारे में पता चल जाए, बट मुझे कोई इस तरह का मटेरियल मिला नहीं। Oh my God. तो आई थिंक बट डेफिनेटली मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी सोच रही थी बनाने के लिए। Sure. बिकॉज अगर पाकिस्तान में देयर सम पीपल जो कि मुझे रीच आउट कर रहे थे ऑन लिंक्डइन एंड एवरीथिंग कि दे हैव सम अचीवमेंट्स, दे वांट टू ब्रेक अ रिकॉर्ड, तो आई थिंक आई शुड help them in doing that. Okay, that's good. Okay, so I want to ask a question that aim of life क्या है आगे? Aim of life एक नहीं है, बहुत है। अगर आप इजी हैं तो कोई एक दो बताएं, बिकॉज यहाँ पे यंग जनरेशन है, हमें बहुत सी यंग जनरेशन फॉलो करती है अल्हम्दुलिल्लाह। हम उनको दिखाना चाहते हैं, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, अपने मुल्क को दिखाना चाहते हैं। हमारा आपसे इंटरव्यू करने का मकसद भी यही है पॉडकास्ट का, कि हम दुनिया को थोड़ा सा डीपली दिखाएं कि जो हम लोग इतने वरीड हैं हमारे फ्यूचर के बारे में, हमें ज़रूरत है अपने बच्चों के ऊपर फोकस करने की। आपके ऊपर आपके पेरेंट्स ने फोकस किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, यू आर अ सक्सेसफुल वन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ वो है वुमेन एम्पावरमेंट। आपकी बातों से मैंने ये जाना कि पहले आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया, देन योर हस्बैंड हैज सपोर्टेड यू, और कहीं ना कहीं पे आपके भाइयों का, आपकी फैमिली, अदर मेंबर्स का भी रोल यहाँ पे है। सो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बेटी जो है ये बेटी है तो उसको हम कम पढ़े। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बेटे उनके अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं लेकिन बेटियां अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ रही होती, वो कह रहे होते हैं कि इन्होंने तो इनकी शादी कर देनी और इन्होंने चले जाना। सो
मैंने यहाँ पे एलिमेंट देखा है वुमेन एम्पावरमेंट का. आर यू एग्री विद मी? I सो totally यही मैं agree. पूछना चाहता हूँ कि हुरिया जो है एक छोटी सी बच्ची है, वो आगे क्या सोचा है उसने, आगे एम ऑफ लाइफ क्या है, अगर आप बताना चाहें हमें तो. Definitely, जैसे मैंने mentioned कि there's not just one aim, because I have multiple aims. कि there's a lot I think that I should do and I'm capable of doing it. So one of it is women empowerment, because I honestly Wow, think that's कि, great, that's great. मैं जब I was working in a previous company और मैं देखती हूँ कि when male interacts with other male, so they're very good. But unfortunately, एक female जो है, she doesn't interact very. She's not that interactive with other females. Unfortunately, I don't know the reason, but Yeah, yes, it is in happens. our organization and a lot of things I also see. So it's a very good point. Yes. You have raised, and because you are a female, I can't feel this. अब मैं भी कभी इस तरह होगा कि मैं फील करूंगा कि वुमेन जो है वो शी इज नॉट कंफर्टेबल, सो हमें उनको थोड़ा कंफर्ट करना चाहिए, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में आप 8-10 घंटे गुजार रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि आपको आपके घर वाले आपसे कंफर्टेबल हैं, बट व्हाई द वुमेन आर नॉट कंफर्टेबल विद यू? सो वुमेन, मैं बहुत ज्यादा इस पॉइंट को उठाता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, और आई एम वेरी हैप्पी कि एक ब्रेन जो एक इंटेलिजेंट ब्रेन है मेरे मुल्क का, वो सोच रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट में हम आगे जाएं, और आप इसके लिए कुछ करना चाहते हैं. दैट्स ग्रेट आइडिया. सो अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि इस सारे सफर में आप फोकस को कहाँ पे देखती हैं? अपना जो आपका फोकस था, क्या इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में आप उसको देखते हैं कि वो रहा है? डेफिनेटली वो तो एक पढ़ी लिखी चीज है कि अगर आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है इतनी छोटी एज में, तो फोकस तो है. तो what you have done to make a focus? My focus was primarily my parents. Oh, okay. Yes, because you have been in their focus. Yes. Okay, very good. Good. Okay. I'm the eldest sister. We are 3 sisters. Okay. So Okay. I'm the eldest one. Okay. So Mashallah. it was all because my father he always he was just like a friend to me. मतलब Wow. मेरे mentor भी थे, लेकिन मतलब he was always like a friend. Wow. He was my best friend. Wow. That's so, great. उनकी dreams, उनकी जो ख्वाहिशात थी, I Mashallah, think mashallah. उनको पूरा करना was my prime focus. Oh, और wow. the only fear that I had Great. in heart was कि जब मैं O levels का I remember मेरा result था, तो the only fear I had was कि यार मैं disappoint ना करूँ. Oh, wow. Yes, wow. मतलब you had a focus in your mind. पहले बात तो ये कि आप उनके फोकस पे थी, वो तो हमने पहले भी आपसे क्वेश्चन किया. दूसरी ये कि आपको ये था माइंड में कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मुझसे दे हैव अ लॉट ऑफ आई मीन डिजायर्स हैं मेरे बारे में उनकी, और मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो मुझे उन्हें नहीं करना चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए. तो मेरा यहाँ पे एक मैसेज है बड़ा स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए स्पेशली, कि अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएं. इस बच्ची ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभाल के रखा, रिस्पॉन्सिबल रही, और इस डर में रही कि कहीं खुदा ना खास्ता मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन ब्रेक ना हो, और उसने एक इतना बड़ा रिकॉर्ड लगा दिया जिसको शायद मेरा ख्याल है कोई नहीं तोड़ सकेगा. ये बहुत एक बहुत बड़ा जो है वो एक रिकॉर्ड है. ओके. ये करना चाहूंगी कि जस्ट अ मैसेज टू द पेरेंट्स एज वेल कि हम ना एक पेरेंट्स क्या करते हैं, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड कर लेते हैं कभी, क्योंकि आई डोंट वांट, बिकॉज़ इसके बाद भी अ लॉट ऑफ पीपल वर टेलिंग मी कि आपकी वजह से ना हमारे माँ-बाप हमें बोलने लगे. ओह माय गॉड कि क्या हम कैसे जल्दी करें. ओह माय गॉड. आई नेवर टेल एनीवन कि जल्दी करो. इवन मेरी सिस्टर्स ने अपनी पेस पे किया. आई नेवर आस्क देम कि जल्दी करो, या तुम लोग रिकॉर्ड बनाओ, या तुम लोग 19 साल की हो, नेवर. और आई डोंट टेल बिकॉज़ वी आर जॉइंट फैमिली. मेरे काफी कजिन्स हैं व्हिच लाइक यू नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू मी, और मैं कभी किसी को नहीं कहती को जल्दी कराओ या इस तरीके से करो. मैं कहती हूँ, मैं आई ऑलवेज टेल अदर पेरेंट्स कि बच्चों को अपनी पेस पे चलने देना चाहिए, एंड देखना चाहिए नॉट कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए बन गई है तो इसको भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कराओ. नहीं, उसका कैपेबिलिटी सेट देखो वो क्या कर रहा है. सो वन ऑफ माय कजन ही वाज गुड इन, आई न्यू कि वो कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड है, तो मैंने आई एक्चुअली फॉट विद हिज पेरेंट्स कि नहीं, इसको कंप्यूटर साइंस में, इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ भेजें और उसको अपने पेस पे पढ़ाएं. सो जस्ट फॉर द व्यूअर्स, पेरेंट्स को कि हमें भी देखना है कि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस ना हम लगा रहे हैं बच्चों से. मुझे यहाँ पे जो बात आपकी समझ आई है वो ये है कि हम लोग बेसिकली बच्चे का एनालिसिस करते नहीं है,
और सिर्फ एनवायरनमेंट को देखते हैं, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं। एग्जैक्टली हम और फिर होता societal क्या है, norms होता क्या को है, देखते हैं। होता क्या है, वो होता ये है कि वो बेचारा, उसका दिमाग प्रेशर कुकर बन जाता है, वो जो है वो करना कुछ चाहता है। वो मैंने एग्जांपल सुनी थी, वो कहते हैं कि अगर जो है वो धोनी जो है वो अगर उसको टिकट कलेक्टर ही रहने देते और वो एक अच्छी जॉब कर रहा था, लेकिन अगर वो क्रिकेट उसको ना खेलने देते तो क्या हो जाना था जी, हो जाना था एक प्लेयर जो है वो दुनिया से गायब हो जाना था, क्योंकि उसके फोकस को किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तो बात यह है भी, ये भी यही हो रही है कि एक बच्चा जो है, जैसे आप हैं, अब ये भी एक जो है वो एक टैबू समझा जाता है कि एक लड़की जो है वो अकाउंटेंसी में जाए, ऐसे ही है। मोस्टली लड़कियां, मेरे दोस्तों की बेटियां, हमारे जानने वाले बहुत सारे लोग वो एक ही बात करते हैं कि बेटी को डॉक्टर ही होना चाहिए। तो लोग जो है वो ये नहीं देखते कि हमारा बच्चा करना क्या चाहता है, उसकी ख्वाहिश क्या है। वो आर्टिस्ट तो नहीं बनना चाहता, वो म्यूजिशियन तो नहीं बनना चाहता। इवन के लोग आर्ट्स के सब्जेक्ट जब सिलेक्ट करते हैं तो 100 क्वेश्चन उनसे होता है, हालांकि वो एक अलग फील्ड है। सो पेरेंट्स से मेरी यही है कि ये बेटी जो है वो हमें यही बता रही है, समझा रही है कि पेरेंट्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जज करें, वो फोकस करें कि बच्चा चाहता क्या है, तभी आपका बच्चा सही डायरेक्शन में जाएगा। अदरवाइज आप जो है वो गलत काम कर लेंगे। आप यही करेंगे कि आपने तेंदुलकर जो है वो उसके हाथ में जो वो बैट की बजाय जो है वो उसको कोई और जॉब थमा दी, और ये भी नहीं सोचा कि वो जो है वो बैटिंग में अच्छा है और वो बैट उसको देंगे तो वो अच्छा चला जाएगा। तो अपने बच्चे की एम्बिशन को देखें, उसके फोकस करें, फिर ही आप जो है वो इस तरह की बच्चियों के पेरेंट्स जो है वो कहलाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने भी फोकस किया, बेटी ने भी फोकस किया, और इसी वजह से ये जो है वो सक्सेसफुल हो सके। इस सारे फैक्टर में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस आई होंगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो डिस्ट्रैक्शंस को क्या किया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज आज का स्टूडेंट, हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, आई डिलीवर द लेक्चर्स, हमारी मीटिंग्स होती हैं, 1-to-1 कोचिंग होती है, हर बंदा यही कहता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं एक ही बात करते हैं, सर डिस्ट्रैक्शन है। 10 मिनट के बाद सर मैं मोबाइल उठा लेता हूँ, 10 मिनट के बाद मैं टीवी चला लेता हूँ, 10 मिनट का मेरा कोई दोस्त आ जाता है। सो हाउ यू हैव डन विद दैट, डिस्ट्रैक्शंस का क्या किया आपने? अच्छा, अब के दौर से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ना, तो आई थिंक अब बिकॉज मैं बात कर रही हूँ कोई 10 साल पुरानी बात कर रही हाँ, हूँ। ओके, गुड गुड तो गुड। उस टाइम पे आई थिंक उस तरह से, बिकॉज आई रिमेम्बर मेरे पास जब तक मेरे आर्टिकल स्टार्ट नहीं हुए थे तब तक मेरे पास एंड्रॉइड टच मोबाइल भी नहीं था। सो मीन आप कहना चाहते हो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये है, यही मतलब हुआ इसका? सॉर्ट ऑफ, जब हम डिस्कस करें तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन शायद यही होती कर लिया, फेसबुक ओपन कर लिया, तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यही होती है। तो उस टाइम पे उस तरह से नहीं था सोशल मीडिया, आई रिमेम्बर इतना फेसबुक यूजेज भी नहीं थी, और बाकी सब कुछ नहीं था। बट यस, डिस्ट्रैक्शन उस टाइम पे, और डिस्ट्रैक्शन और लेवल की डिस्ट्रैक्शन होगी तब वहां पे, कोई मतलब फ्रेंड्स, कोई मतलब रिश्तेदार बड़े आते थे। हाँ, अब तो कम हो गया ना, अब तो अब अनफॉर्चुनेटली लोगों के पास टाइम नहीं है। तब मुझे भी याद है कि अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो फुफ्फो, खाला, और छुट्टियों में नानों के घर जाना। तो हाउ यू हैव डन विद दैट? because मैंने although there were some compromises जिसमें अपने social life को obviously I had to compromise, but I think मैंने एक balance maintain किया था between my social life and my personal life, because I knew कि अच्छा I have to do this, और मेरा जो focus था it was very clear in my mind कि करना है। Very important thing you told us कि फोकस, गोल का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने चीजों को कॉम्प्रोमाइज इसीलिए किया कि जब वो आपको आपके गोल से हटाती थी तो आप अपने आप को जोड़ के कहते थे इट्स माय फोकस, द सैक्रिफाइसेस ऑफ माय पेरेंट्स, और मेरा जो फोकस है वो आई हैव टू अचीव दैट गोल, ये मेरा फोकस है और इसको मैंने करना। और इसीलिए आपने डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से रिमूव कर दिया और कॉम्प्रोमाइजेस किए। डेफिनेटली जब आपके घर में कोई रिलेटिव्स आए और आप उनके पास ना बैठे तो डेफिनेटली वो माइंड करते हैं, वो कहते हैं ये बच्ची तो पढ़ती है, पढ़ाकू कॉल करते हैं उसको। सो यू हैव डन वेरी गुड जॉब, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डेफिनेटली यू हैव बीन कंसिस्टेंट। किस तरह कंसिस्टेंसी को लाइफ में देखते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में? देखिए, कंसिस्टेंसी तो इन एनी मतलब इन एनीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइक अगर मैं सिर्फ मैं पढ़ाई की बात ना भी करूँ, मैं इवन अपने हम रूटीन की बात करें, अगर हम ऑफिस में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशनशिप्स में कहीं भी कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो कभी भी रिलेशनशिप आपकी नहीं करेगी, काम करेगी। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आप साल में एक दफा मिल रहे हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं है तो
आप किस तरह से उसको क्या फ्रेंडशिप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है रिलेशनशिप Wow, में कंटिन्यू that's great. करना। So you have तो made it. Yeah, sure, sure. तो आई थिंक कि अगर आप इस लेवल पे ही नहीं कर सकते तो ये तो आपकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट होती है इस चीज के ऊपर, आपकी स्टडीज के ऊपर, आपका करियर, सब इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो वो किस तरीके से कंसिस्टेंसी। सो मतलब आपकी लाइफ में ये एक बहुत बड़ी एक चीज, एक स्टेप था या एक हैबिट थी, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपने माशाल्लाह अपने रिलेशंस में भी और अपनी स्टडी में, अपनी एजुकेशन में, देन नाउ अपनी जॉब, अपनी पेरेंटिंग में कंसिस्टेंसी को अपने साथ जोड़ के रखा है। सो आई विल टेल द ऑडियंस कि मैं बार बार वीडियोस बनाता हूँ कंसिस्टेंसी के ऊपर, कि जब तक आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं है तो भूल जाएं कि आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। आज हमारे पास एक अचीवर बैठा है और उसने भी बार बार एक ही बात की है कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन के स्टडी में, इवन के जॉब में, इवन के अपने रिलेशनशिप्स में, इवन पेरेंटिंग में। सो बेटा नेक्स्ट आई विल आस्क के डिसिप्लिन, क्या रोल है आपकी लाइफ में? डिसिप्लिन का डेफिनेटली रोल होगा। ये हम लोग इसलिए आपसे इस तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं कि हम लोग अपनी यंग जनरेशन को बताना चाहते हैं कि ये चीज़ें जो हैं ये पिलर्स हैं सक्सेस के। तो डिसिप्लिन को आप कहाँ पे देखते हो? डिसिप्लिन देन अगेन के अगर मैं अपनी स्टडीज़ की बात करूँ, सो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मैं इकट्ठा Sure. सो मैंने सेल्फ स्टडी किया था, ठीक है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स में, और मोस्टली सीए सब्जेक्ट्स में मैंने सेल्फ स्टडी, बिकॉज मैं प्राइवेटली पढ़ी थी। मैंने सिर्फ 2-3 थे सब्जेक्ट्स, मेरे फादर ने पढ़ाया मैथ सब्जेक्ट्स, बाकी अकाउंटिंग की मेरी ट्यूशन थी, बाकी सब सब्जेक्ट्स मैंने खुद पढ़े थे। एक्सक्यूज मी, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना होगा कि आपको मैं एक हैरानकुन बात बता दूं कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती है इसमें इतनी ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है। आपको ऑनलाइन गाइडेंस की जरूरत होती है, आपको ट्यूटर की जरूरत होती है, आपको टीचर की जरूरत होती है, आपको कॉलेज की जरूरत होती है। लेकिन हुरिया जो हैं इन्होंने सेल्फ स्टडी किया है, इन्होंने खुद पढ़ा है। मतलब इन्होंने कोचिंग वगैरह प्रॉपर जो जिस तरह लोग लेते हैं, कोई ट्यूटर हायर करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी अटेंड करते हैं, लेकिन इस बच्ची ने जो है वो सेल्फ स्टडी किया है। एम आई राइट? कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल? सेल्फ स्टडी बिकॉज आई थिंक कि एक तो टाइम ड्यूरेशन बहुत कम थी जिसके अंदर मैंने करना था। ओ लेवल्स में कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता था मेरा ख्याल है। और ट्यूशन जो थी वो थोड़ा टाइम स्पेंड ज्यादा होती थी, और आई थिंक मुझे लगता था कि अगर मैं जाऊंगी, मेरा आने जाने में टाइम वेस्ट होगा, तो मैं खुद पढ़ लेती थी। टाइम मैनेजमेंट वेरी इम्पोर्टेंट मेरे लिए, बिकॉज आई एक्चुअली हैड वेरी लिमिटेड टाइम जिसके अंदर मैंने करना था। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हाँ, उसमें सबसे ज्यादा जो चीज रिक्वायर्ड थी दैट वाज डिसिप्लिन, बिकॉज आपने जब सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आप कहते हो अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा कल क्योंकि किसी ने कहा नहीं हुआ ना आपको। कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है कि कल टीचर ने पूछना है, या कल क्लास के सामने किसी ने आपकी इंसल्ट हो जाएगी, एम्बैरेसमेंट हो जाएगी, ये हम इस डर से पढ़ रहे होते हैं ना, कभी होमवर्क कर रहे होते हैं, तो वो नहीं था। तो मैं खुद पढ़ रही थी, तो आई थिंक कि उधर डिसिप्लिन वाज समथिंग कि अगर वो ना होता तो शायद कभी भी ना हो पाता ये सब कुछ। मेरा अगर एक स्केड्यूल था तो आई हैड टू स्टिक टू दैट स्केड्यूल कि मैंने पढ़ना, तो दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लोग जो हैं वो टीचर्स की मौजूदगी में, पेरेंट्स की मौजूदगी में, कॉलेज यूनिवर्सिटियों की मौजूदगी में ये काम नहीं कर पाते जो आपने सेल्फ स्टडी में किया है। तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस लाजमी थी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको फ्यूचर में भी ऐसी सक्सेसेस देगा। आई एम वेरी इंप्रेस्ड कि इस बच्ची ने, मतलब एक बच्चा, लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं, आपका बेटा जो है उसको कहते हैं घर में बैठ के पढ़ो, उसको किसी का डर नहीं है, तो वो हाउ दिस इज पॉसिबल? आज के दौर में कैसे पॉसिबल है कि बगैर डर के इतने बड़े बड़े दुनिया के एग्जाम जो है वो पास कर देगा? इस बच्ची ने, इस बेटी ने ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। इट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली हम लोग देख रहे होते हैं, दुनिया कह रही होती है कि जी लक है, लक से हो गया, हार्डवर्क, कुछ लोग कहते हैं हार्डवर्क से हो गया। मैं ये जानना चाहूंगा कि लक और हार्डवर्क, आपकी सक्सेस में इन दोनों में से ज्यादा रोल किसका है? I would say both. Okay. Because I was lucky enough कि मैं इस पाथ पे आ गई, ठीक है? Oh yeah. Because that was by luck. It wasn't कि हमारा कोई गोल था कि रैकेट बनाना है, ऐसा कोई गोल नहीं था, ऐसा गोल नहीं था कोई। Very good. I think it was by luck, लेकिन उसको करना that was hard work. Wow, that's great. लक तो ठीक है आप इस बात पे आगे, लेकिन आपको अगर सक्सेसफुल किया तो हार्ड वर्क, डेफिनेटली हार्ड वर्क। बिकॉज़ आई रिमेंबर, आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने सीए कंप्लीट किया था उसके 1 साल तक
मैं अपनी कभी-कभी ना ख्वाब में डर के उठ जाती थी ओह माय गॉड कि ओह मेरा ना सीए का पेपर फेल हो गया। ओह माय गॉड ओ माय कर लिया हुआ था कर लिया हुआ और था। फिर भी ओह माय 1 गॉड साल तक मेरे कभी-कभी उठ जाती थी और फिर मैं याद करती थी नहीं मैं तो क्वालीफाई कर चुकी हूँ और फिर मैं दोबारा सो जाती थी आराम से। तो क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल फेस होता है बिकॉज़ ऑब्वियसली आप पढ़ना और बिकॉज़ आप एज में थोड़े छोटे होते हो तो थोड़ा-सा उस लिए थोड़ा मुश्किल था लेकिन आई थिंक कि आई कोप वेल विद इट। वाओ दैट्स ग्रेट अमेजिंग ओके लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस की बात होगी कुछ बैड हैबिट्स होती हैं डेफिनेटली आप बच्चे रहे हैं बैड हैबिट्स कुछ ना कुछ होंगी लड़कपन में कुछ ना कोई भी बैड हैबिट्स लाइक जो है वो दोस्तों से फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठ जाना सहेलियों से बातें करना और उनके साथ गपशप करना बाहर जाना हाउ यू हैव मैनेज्ड योर बैड हैबिट्स एनी इफ देयर वाज एनी आई थिंक कोई ऐसी बैड हैबिट नहीं थी जो मेरी स्टडीज से वो करा मतलब स्टडी आपके लिए सब कुछ था मेरे लिए सब कुछ था। मुझे अभी तक मेरी ग्रैंडमदर और मेरी फादर सब बताते थे कि तुम बचपन से ना तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक होता था। तो जब मैं बहुत छोटी थी इवन जब मैं स्कूल जाना नहीं भी स्टार्ट किया था तो तब भी मैं जिद करती थी कि मैंने पढ़ना है। वाओ तो आई थिंक हाँ वो कोई इस तरह की हैबिट नहीं थी जो मुझे इससे कॉन्ट्राडिक्टरी हो। वाओ बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की कि जिंदगी में अगर आपका गोल स्ट्रांग हो अगर आपका मिशन और आपका विजन स्ट्रांग हो तो फिर आपको बैड हैबिट्स भी आपके पास नहीं आती। नॉर्मली बच्चों में देखा गया है कि वो गेम खेलने का शौकीन होता है आजकल के बच्चे तो गेमों में लगे हुए हैं लेकिन अगर उनका एम्बिशन उनका शौक जो है वो इस कदर बड़ा हो तो फिर उन्हें ये बैड हैबिट्स उनके पास आती ही नहीं है। तो कभी जिंदगी में डीमोटिवेट किया किसी ने कोई कभी स्टूडेंट कभी को साथ या कभी फॉर एग्जांपल जो है वो अभी आपको किसी ने जो है वो आके सोशल मीडिया पे कह दिया हो कि जी आपने तो इतना कर लिया है तो हमारे लिए मुसीबत बन गई है मोस्टली ये होता है। तो लाइफ में पूरी में कभी किसी ने डीमोटिवेट किया फिर आपने उसको हैंडल कैसे किया? काफी होते हैं ये जिंदगी लोग ऐसे हैं ओके मैंने पढ़ना शुरू किया तो आई थिंक मुझे काफी मिक्स्ड कमेंट्स आते थे हर जगह से फ्रॉम जब मैं जो साथ स्टूडेंट्स होते थे मेरे या इवन सम रिलेटिव्स या इवन टिल नाउ जैसे आप कह रहे हैं कि अभी भी इसके बाद भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो मिक्स्ड आते हैं कुछ बहुत अच्छे आते हैं और कुछ बहुत हार्श कमेंट्स भी ओह माय गॉड एप्रिसिएशन नहीं पेसिमिस्टिक अप्रोचेस बिल्कुल ओह माय गॉड तो कभी-कभी मुझे डीएम्स में बहुत हार्श मैसेजेस आ रहे होते हैं ओह माय गॉड तो फॉर अ मोमेंट हाँ वो थोड़ा डिमोटिवेटिंग होता है किसी को भी नहीं अच्छा लगता बट देन आई थिंक कि अगर आउट ऑफ 100 अगर मेरे 10 लोग भी अगर इस तरह कमेंट्स करें तो बाकी 90 जो मुझे कह रहे हैं कि नहीं आप हमारी इंस्पिरेशन है व्हाटसोएवर तो आई थिंक कि मुझे उनके लिए आई हैव टू रिमेन मोटिवेटेड। ओह वाओ सो इट्स के प्रॉपर हैंडलिंग हो रही है कि आपने जो है वो अपनी पॉजिटिविटी से जो कि ज़्यादा है पेसिमिस्टिक अप्रोच को रिमूव किया है और उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग आपको लाइक मेरा ख्याल है आप लोगों को ये भी कहने को सुनने को मिला होगा कि ये तो हर टाइम पढ़ती ही रहती है ऐसे नॉर्मली ये होता है और फ्रेंड्स जो है वो कह रहे होते हैं यार तुमने पढ़ के क्या कर लेना है। तो दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन जो डीमोटिवेशन जो है वो आपने उसको रिजॉल्व किया अपने गोल से पॉजिटिविटी से। जो लोग आपको एडमायर कर रहे थे आपके पेरेंट्स आपको एडमायर कर रहे थे दोस्त भी कुछ एडमायर करेंगे फैमिली भी एडमायर करेगी दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं इधर एक और चीज बताती प्लीज हूं सो सीए में बिकॉज़ फेलियर रेशियो होता है बहुत ज्यादा है। कुछ समझते हैं कि शायद मैंने फर्स्ट गो में पेपर पास कर लिए नहीं मेरे 2 पेपर फेल भी हुए थे। ओह इट्स इंटरेस्टिंग टू नो कि कभी आप एक पर्सन जो है वो अपनी फेलियर को अगर शो कर रहा है इट मींस के डेडिकेशन है और कोई भी मैं नहीं समझता कि किसी पॉडकास्ट पे कहेगा आके कि मैंने वो फेल हुआ था। अमेजिंग अमेजिंग और आई थिंक ये चीज है कि जो मोटिवेट ज्यादा करती है बिकॉज़ मैं सबको बताती हूँ कि सब समझते हैं कि हाँ बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो मैं कहती हूँ नहीं मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी और मेरा पेपर भी फेल हुआ था। तो ये चीज काफी जरूरी है ताकि लोग रिलेट कर सकें वरना समझते हैं कि शायद मैं बहुत कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इसने कर ली है तो मैं नहीं कर सकता। बट ये अगर आपके फेल हुए तो किसी के भी फेल हो तो पेरेंट्स के लिए ये यहाँ पे बहुत अच्छा एक मैसेज है कि आपका बच्चा जो है वो आप ये ना समझे कि हर बच्चा जो है वो हुरिया बतूली बन जाएगा। अगर आपका बच्चा थोड़ा डल भी है कोई बात नहीं उसके साथ रहें उसके स्ट्रगल में उसके साथ रहें। जिस तरह इस बच्ची के पेरेंट्स ने साथ दिया उसके फैमिली मेंबर्स ने साथ दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ब्राइट स्टार बन गई। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है राइट वाओ ये बड़ा इम्पोर्टेंट था जो जानना कि आपने जो है वो लाइफ में जो है वो कभी फेलियर भी आया और आपने उसको बड़े तरीके से हैंडल किया है। मतलब आपने जो है वो 2 स्टेप बैक ली और देन यू जंप्ड अगेन कि अच्छा कोई बात नहीं मैं अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं
बड़ी उम्र पड़ी है, आपको वैसे भी छोटी थी, तो आपके लिए तो इतना, बट अमेजिंग। एंड इस फेलियर में पेरेंट्स का रोल कैसा था? पेरेंट्स का रोल मुझे अभी तक याद है। मैं अगर फेलियर से एक और चीज़ बताती हूँ, पहले मेरा एक आईटी का एग्जाम था, मुझे याद है। ओके। और बिकॉज मैं ना बाकी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस है, तो आईटी पे इतना फोकस नहीं थी। और एग्जाम से एक दिन पहले ना मैं रोने लग गई कि मेरे ना पेपर फेल हो जाएगा, मेरी तैयारी नहीं है। और माय मदर वाज सो सपोर्टिव, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए तुम्हारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है। वाओ वाओ वाओ, कल तो मेरी तरफ से पेपर ना भी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और मैंने कहा नहीं, मैंने पेपर देना है। एंड माय मदर वाज लाइक कि नहीं, तुम पेपर नहीं दे रही हो, कल का छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, अगली अटेम्प्ट में दे देना। लेकिन मैं गई, मैंने पेपर दिया और मेरा पास हो गया। वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अमेजिंग स्पोर्ट, अमेजिंग। ऐसा नहीं होता नॉर्मली, ऐसा नहीं होता, मैंने नहीं देखा कि लोग जो वो, बल्कि उल्टा यही कह रहे होते हैं कि जो मर्जी हो जाए, और तुम बीमार ही इसीलिए हुए हो कि तुम्हें पेपर ना देना पड़े, तुम्हें डर है, तुम डीमोटिवेटेड हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। तो आई मीन आपकी सक्सेस में मुझे जगह जगह पे आपके पेरेंट्स का बहुत रोल नजर आ रहा है, और बहुत रोल नजर आ रहा है, और जो कि आज के दौर में मिसिंग है। इवन कि मुझे आपकी बातें सुन के फील हो रहा है कि मेरी अपनी लाइफ में मिसिंग है। मैं अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाता, उतना मोटिवेट नहीं कर पाता, उतना स्टिमुलेट नहीं कर पाता, जितना आपके पेरेंट्स ने आपको किया और एक सक्सेसफुल पर्सन बना दिया। अमेजिंग अमेजिंग। रोल मॉडल लाइफ में किसको मानते हैं? माय पेरेंट्स। Wow, my father, amazing. my mother, both. कोई specific reason? Because I've seen for feminine side, मेरी mother, I've always seen her, she's a housewife, और उन्होंने जैसा handle Amazing. ये भी मेरे लिए जानना बड़ा हैरान कुन है। मैं ये समझता था कि शायद आपकी मदर भी जो है वो मे बी किसी कोई डॉक्टर या कोई मतलब जो फील्ड में होगी, एंड इट्स अमेजिंग कि आपकी मदर हाउसवाइफ है। मतलब उन्होंने आपके लिए जो है वो घर में रह के आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाया। वाओ, अमेजिंग। प्लीज कंटिन्यू। So जब मैं इनको देखती हूँ, how she handles everything, people around her, तो I think she's my role model in that sense। और बाकियों में my father, then my teachers, my mentors, everyone। Very good, very good, very good। 10 साल बाद हुरिया बतूल अपने आप को कहाँ पे देखती है? I think मैं अपने आप को I just want कि मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ इंशाल्लाह। पीपल आस्क मी कि अच्छा तुम्हें पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है, आई ऑलवेज टेल कि ये फर्क नहीं पड़ता। मे बी अगर मुझे बाहर अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है मैं बाहर चली जाऊँ, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। बट इवेंचुअली आई वांट कि मैं अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ, उसकी लोकल इंडस्ट्री के लिए कर सकूँ, उसके बच्चों के लिए कर सकूँ, एजुकेशनल सिस्टम के लिए कुछ कर सकूँ, एनीथिंग जो मेरे बस में हो, जो मेरे कंट्रोल में हो, सो आई डेफिनेटली वुड वांट कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ। ये सोच आपकी बहुत मुख्तलिफ है। मैं एक जो है वो डेटा देख रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि पिछले साल में 12 लाख स्टूडेंट जो है वो इस मुल्क को छोड़ करके आए फॉर स्टडी पर्पस, फॉर जॉब पर्पस, और वो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स। तो आप इतने हाई लेवल पे, इतने अच्छे लेवल, मेरा ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप डिस्क्लोज करें, आपको अच्छी ऑफर्स हो चुकी होंगी इंटरनेशनल कंपनीज की तरफ से, मल्टीनेशनल की तरफ से, डेफिनेटली। बट आपका विजन जो है वो ये है कि आप पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, और इस कदर क्राइसिस में लाजमी तौर पे ये एक अच्छी आपकी जो है वो ग्रोथ का नतीजा है कि आपके पेरेंट्स ने, और आपकी सोच, आपकी थिंकिंग जो है बहुत पॉजिटिव है। आई रियली अप्रिशिएट इट, आई सल्यूट यू, बिकॉज मैंने नाज़रीन ये नहीं देखा कभी, मैंने मतलब एक अमेजिंग सा इंटरव्यू है ये, आप लोग सारा देखें इसको, आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से जो एक अच्छी ग्रोथ वाला बच्चा जो है वो एक अच्छे करैक्टर वाला, एक अच्छे डिसिप्लिन वाला, और एक मुकम्मल जो एक डिसिप्लिन पर्सन जो होता है वो ऐसे बातें करता है कि उसने इतनी ग्रोथ कर ली कि पूरी दुनिया में जो है उसका रिकॉर्ड कायम हुआ। आज तक ऐसा रिकॉर्ड नहीं कायम हुआ, और वो बच्चा कहता है कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो डेफिनेटली जो वो पैट्रियोटिक ज़हन का जो है वो रखता है वो, और मेरी दुआ है कि वो बच्चा जो है वो आगे फ्यूचर में जो है वो, मेरी करोड़ों दुआएं हैं कि इंशाल्लाह ये आगे सक्सेसफुल हो। कभी हुरिया जिंदगी में फील हुआ कि मैं पाकिस्तान में अगर ना होती तो किसी और जगह पे होती तो इससे आगे चली जाती? कभी ऐसा कोई फीलिंग आई है आपको? ऑनेस्टली यस। ओह, बिकॉज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली काफी हर्डल्स, काफी आपकी लिमिटेशंस है पाकिस्तान में, फॉर फीमेल्स, फॉर स्टूडेंट्स, हर तरीके से हैं लिमिटेशंस हैं।
और इफ आई कंपेयर माई सेल्फ टू टू पीपल जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में है, या तो आई थिंक कि हाँ पाकिस्तान जो है वो अभी काफ़ी लैग करता है इन इट्स करिकुलम एंड एवरीथिंग, बट इवेंचुअली आई थिंक इम्प्रूवमेंट्स हैं, हर साल हम देखते हैं, तो इंशाल्लाह ग्रेजुअली पाकिस्तान को हम उस पोजीशन पे इंशाल्लाह ले जाएंगे। माशाल्लाह, आपकी जो डिटर्मिनेशन अच्छी है, इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान जो है वो कामयाब होगा। इस सारी चीज़ों में अगेन क्वेश्चन है कि कैसे रूटीन कैसे मैनेज हुई। बहुत मुश्किल होता है एक शॉर्ट स्पैन में एक इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करना, और रूटीन को कैसे आपने मैनेज किया, स्टडी लाइफ बैलेंस को, फैमिली टाइम को, अपने अपने जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हाउ यू हैव मैनेज्ड? कोई प्लानिंग करते थे रात को बैठ के कि मुझे सुबह एक जो ये टास्क कंप्लीट करना है, कोई टू डू लिस्ट बनाते थे आप? क्या था, मुझे वो राज जानना है कि आपने कैसे कैसे मतलब रूटीन को मैनेज किया। प्रॉपर प्लानिंग होती थी। वाओ, मैंने सब अ डे बिफोर? हाँ, अ डे बिफोर, वाओ, नॉट इवन अ डे बिफोर, मेरे पास पूरे साल का प्लान होता था कि मैंने इस पूरे साल में Amazing. कैसे कवर करना है। और ये किस एज से स्टार्ट हुआ था? सिंस माय ओ लेवल्स, बिकॉज़ उसके बिना ओह तो माय हम गॉड, possible ओह ही माय नहीं। गॉड, मींस आप कह रहे हो कि मेरा ख्याल है 7 8 9 10 11 12 साल की? 12-13 ओह माय गॉड। लेकिन ये आदत मेरी स्कूल लाइफ में भी थी। जब Very good. मैं स्कूल में भी पढ़ती थी, तब भी मेरा स्केड्यूल होता था कि मैं अगर मेरे एग्जाम्स हैं तो मैंने किस तरीके से अपना सिलेबस कवर करना है। वाओ, तो आई थिंक वो मैंने काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी अपने लिए। सो अमेजिंग अमेजिंग। यहाँ पे हम लोग बार बार बता रहे होते हैं कि टू डू लिस्ट, रूटीन, प्लानिंग, अ डे बिफोर प्लानिंग, रात को सोने से पहले प्लानिंग कि मैंने सुबह क्या करना है। क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को ये बता देते हैं कि मैंने ये टास्क करने हैं, तो ब्रेन, आप सो रहे होते हैं लेकिन आपका दिमाग प्लानिंग कर रहा होता है कि मैंने ये काम कैसे करने हैं। सो ये आदत अपनाएं और लाजमी तौर पे करें। हुरिया, मैं चाहूंगा कि आप यंगस्टर्स को कोई 2-3 एडवाइसेस दें। 2-3 काफी एडवाइसेस हो जाती हैं जब भी मैं स्टूडेंट। ओके, श्योर। हाँ, आई विल जस्ट ट्राई टू रिमेन वेरी कंसाइज। बट आई थिंक कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की अगर मैं स्पेसिफिकली अगर मैं एड्रेस करूँ, तो आई थिंक कि हम काफ़ी चीज़ों में लैग करते हैं विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास अब जो फैसिलिटीज़ हैं ऑन इंटरनेट, हम काफ़ी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं Very with good, everyone, very और good. हम उसको अनफॉर्चुनेटली उस तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। जिस टाइम पे मैंने पढ़ा था उस टाइम पे इतना नहीं था अवेलेबल, हाँ, बट हाँ। स्टिल मैं काफ़ी कोशिश करती थी कि मैं इंटरनेशनली जो है वो देखूं कि क्या स्टूडेंट्स किस तरह से पढ़ रहे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं, और मैं उसको फॉलो करती थी। और अब तो ये बहुत आसान है, ऑनलाइन लेक्चर्स इतने अवेलेबल होते हैं, और आई थिंक कि स्टूडेंट्स को दे रियली नीड टू गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, और देखें कि अच्छा और क्या रिसर्च वर्क पे ज़रा फोकस करें। बाहर तो रिसर्च के ऊपर बहुत काम होता है, पाकिस्तान में उस तरीके से नहीं होता है, इंडिविजुअल लेवल नहीं होता। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द अदर थिंग इज कि आपको अपनी कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपने ऊपर जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। मैं भी कर रही हूँ, हर इंडिविजुअल पर्सन को ज़रूरत है, एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ आपको ज़रूरत है। ये कभी रुकती नहीं है चीज़। तो एट स्टूडेंट लेवल स्पेशली आई ऑलवेज टेल पीपल, बिकॉज हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम उस अपनी डेवलपमेंट को भूल जाते हैं और हम समझते हैं हमने सिर्फ पेपर पास करने हैं। तो उसको साथ में अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, दैट्स इक्वली इम्पोर्टेंट। तो दैट विल हेल्प देम अ लॉट इन देयर करियर्स। वेरी गुड। ओके, सो लास्ट वन, मुझे ये जानना है कि वुमेन एम्पावरमेंट कितनी जरूरी है? क्या रोल होना चाहिए पेरेंट्स का वुमेन एम्पावर में, अपनी बच्चियों को एम्पावर करने के लिए? आप कहाँ पे देखती हैं, बिकॉज यू हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस, आपकी एम्पावरमेंट हुई माशाल्लाह, और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, या क्या देखती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में हमें क्या करना चाहिए? वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करूँ ना, सो मैंने जैसा मेंशन किया, वी आर 3 सिस्टर्स। ओके। और आई थिंक कि इसमें अगर मैं बात करूँ कि मेरे रिलेटिव्स में या फैमिली फ्रेंड्स में, सो देयर वर मेल्स जिनके बच्चे हैं, सो देयर वर जस्ट सम कंपटीशन कि अच्छा मेरा बेटा है, ये बेटियां हैं, और इस तरह से बात होती थी। तो बट आई रिमेम्बर कि माय फादर वाज ऑलवेज सो कॉन्फिडेंट इन अस, इन हिज डॉटर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह नाउ व्हेन आई लुक कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम नॉट जस्ट कंपेयरिंग, बट वी अचीव्ड। मेरी दोनों सिस्टर्स, वन सिस्टर स्टार्टेड अकाउंटेंट ऑलरेडी, और जो मेरी तीसरी सिस्टर है वो बीसीए कर रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल अचीव्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, इन आवर लाइव्स।
तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आई थिंक इट्स सो नेसेसरी Yeah. कि सम पीपल थिंक कि अच्छा शादी हो जानी है इसकी, बट आई थिंक नो मैटर कि आपका फादर कितने क्या करते हैं या आपके हस्बैंड कितना रिच होगा या आपका भाई कितना वेल सेटल्ड है, इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम अपने लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। वुमेन बहुत बेटी जरूरी का है, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है Wow. फाइनेंशियल, आप किसी में भी डिपेंडेंट ना हो, ना हो। जब भी Very good. स्टेज ऑफ लाइफ आपको नहीं Very good. डिपेंडेंट होना किसी पे Very भी। good. और बिकॉज द थिंग इज कि मेल्स जो है ना, व्हाट आई थिंक कि हमारे स्पेशली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी सोसाइटी, कोई क्राइसिस आ जाता है, मेल्स जो है दे कैन डू एनीथिंग, वो लाइक कोई भी जॉब कर सकते हैं, बट फॉर फीमेल्स देयर आर सम लिमिटेशंस Yeah. कि वो क्या जॉब करेंगी। तो इन ऑर्डर टू गेट सम रिस्पेक्टेबल जॉब यू हैव टू फोकस ऑन योर एजुकेशन एंड Very good. एवरीथिंग, तो ये बहुत जरूरी है। वेरी गुड, वेरी गुड। शुक्रिया हुरिया, हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली आपके इंटरव्यू से, आपके साथ पॉडकास्ट करके मैंने बहुत चीज़ें लर्न की और इंशाल्लाह हमारे ऑडियंस भी इन चीज़ों को लर्न करेंगे। जो हमारे लेसन्स हैं इस सारे पॉडकास्ट में, सारे इंटरव्यू से, वो यही हैं कि अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा एम्पावर करें, उनको ऐसी तालीम दें कि जो ये कभी फ़र्क ना करें कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है। बेटी को किसी भी मामले में पीछे ना रहने दें, क्योंकि हमारे मज़हब ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, हमारे मज़हब ने ही औरत को इतना ज़्यादा मकाम दिया है, बराबरी के हकूक़ दिए हैं। तो हमें चाहिए कि हम वुमेन एम्पावरमेंट अपनी बेटियों को एम्पावर करें कि वो किसी ऐसे मकाम तक पहुंच सके कि वो डिपेंडेंट ना हो, उन्हें कभी ना कभी दूसरे के हाथों की तरफ ना देखना पड़े, बल्कि वो खुद से कुछ कर सके। कभी ज़िंदगी में, कभी मैं ये नहीं कहता कि उन्हें काम करना ही करना, कभी ज़िंदगी में अगर उन्हें काम करने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो इस चीज़ को जो है वो उनके पास स्किल हो, उनके पास नॉलेज हो। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बेटा आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन ये है कि ये लेसन, ये आपका जो मैसेज है ये हम पूरी कौम तक पहुँचाएंगे, उनको बताएंगे कि अपने बच्चों पे, जो मैंने इस सारी पॉडकास्ट से सीखा है वो यही है कि अपने बच्चों पे फोकस करें, उन्हें टाइम दें, उनकी एबिलिटीज़ के बारे में जानें, उन्हें नेगेटिविटी से निकालें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें फोकस्ड करें। क्योंकि जो तालीम पेरेंट्स बच्चे को दे सकते हैं वो कोई और नहीं दे सकता, चाहे आप दुनिया का बेस्ट टीचर ही ले आए। जो बच्चे की वीकनेसेस को आप जानते हैं वो कोई और नहीं जान सकता। वो आपके पास पैदा हुआ है, वो आपके हाथों में पला है, आपको पता है कि उसको जो वो ठंडक से जुकाम हो जाता है, आपको पता है कि उसे गर्मी लगती है तो उसे रैशेस हो जाते हैं, वो आपका बच्चा है, आप उसके ऊपर फोकस करें। और आजकल के दौर में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को टाइम दें, इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करें। अगेन वेरी थैंकफुल कि आपने हमें टाइम दिया, और हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट भी फ्यूचर में जो है वो सक्सेसफुल रहें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।